और अहमदाबाद से एक ऐसी घटना आई है जो देश हित में नहीं है। वहां सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की गई है। अहमदाबाद में मंदिर बनाम मजार की लड़ाई में पत्थर चलाए गए, लाठी डंडों से मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। अहमदाबाद के ग्रामीण इलाके के एक मंदिर में धर्म विशेष के लोगों ने तोड़फोड़ की। मंदिर में घुसकर देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर दिया। मंदिर और मजार की जमीन को लेकर विवाद पुराना था, लेकिन कल उपद्रवी जबरदस्ती मंदिर में दाखिल हो गए। अहमदाबाद में ऐसी पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं होती। वहां चुनाव भी खत्म हो चुके हैं। अब सवाल है कि क्या अहमदाबाद का धार्मिक माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी? कोई मंदिर के अंदर बने चबूतरे को तोड़ रहा है, कोई मंदिर में बने चबूतरे को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मंदिर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ मचा रहे लोगों के हाथ में लाठी है। मंदिर के अंदर तोड़फोड़ का यह वीडियो है अहमदाबाद के पिराना का। यह है प्रेरणा पीठ निष्कलंकी मंदिर, जिस पर एक धर्म विशेष की भीड़ ने हमला कर दिया। मंदिर के अंदर घुसी भीड़ सब कुछ तोड़ने पर आमादा दिख रही है। कुछ ने तो अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह को कपड़े से भी ढक रखा है। जब इन लोगों को रोकने के लिए कुछ लोग मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो इधर से पत्थर भी बरसाए गए। जवाब में दूसरी ओर भी पत्थरबाजी की गई। मंदिर के अंदर घुसने के लिए ये उपद्रवी रास्ता ढूंढ रहे हैं। ज्यादातर युवाओं के हाथों में लाठी डंडे हैं। भीड़ किसी तरीके से मंदिर के अंदर दाखिल होना चाहती है और कुछ ही देर में भीड़ ने मंदिर के पीछे लगा अस्थायी दरवाजा तोड़ दिया। इसके बाद एक एक कर लोग मंदिर के अंदर घुसने लगे। यही युवक जब मंदिर के अंदर दाखिल हुए तो उसके बाद मंदिर के अंदर क्या मंजर था, तस्वीरों में दिख रहा है। उपद्रवियों ने मंदिर के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां भी तोड़ दी। आखिर मंदिर में भीड़ ने घुसकर तोड़फोड़ क्यों की? अब जरा इसके पीछे की कहानी समझिए। प्रेरणा पीठ निष्कलंकी मंदिर के पास दरगाह है। कई सालों से दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद है, लेकिन बुधवार को विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद की वजह बनी मंदिर परिसर में बनाई गई दीवार। मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि मजार की जमीन पर हिंदू पक्ष ने जबरन दीवार बना दी है। वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि दीवार मंदिर पक्ष की जमीन पर बना हुआ है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मंदिर को मजार की जमीन कब्जा कर बनाया गया है। वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर की जमीन पर मजार बनी हुई है। अहमदाबाद के पेड़ा में कल जो है वो धार्मिक स्थल पे अलग अलग धर्म के दो समूह आमने सामने आ गए थे, जिसके अंदर पथरावबाजी हुई थी और जो मंदिर है उसके अंदर तोड़फोड़ की थी। साथ ही मालूम पड़ रहा है कि कई सालों से पूरा विवाद जो है चल रहा है और अभी जिस प्रकार से असलाली पुलिस ने इसमें एफआईआर लॉन्च की गई है। एफआईआर लॉन्च करने के बाद कुल 35 लोगों को अभी तक अरेस्ट किए हुए हैं और आगे दिनों में और भी कई लोगों की अरेस्ट जो है वो हो सकती है। मंदिर में तोड़फोड़ के बाद भीड़ मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। भीड़ में शामिल लोग कह रहे थे कि बैठ जाओ, आज मरना है। यानी वो मंदिर के अंदर मरने मारने के लिए घुसे थे। अहमदाबाद के पिराना इलाके में मंदिर में तोड़फोड़ के बाद तनाव जरूर है, लेकिन स्थिति पुलिस के नियंत्रण में है। विवादित जगह और मंदिर के आसपास अहमदाबाद पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। जो है पूरे एरिया में पेट्रोलिंग चालू है और पूरे इस जो है रिलीजियस प्लेस की पूरी पेरिफेरी को जो है हमने इसके चारों तरफ बंदोबस्त लगा रखा और अभी किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पे किसी भी प्रकार का ट्रबल नहीं है और हम इस पूरे केस में जो है स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और जो भी जिन किसी ने भी पत्थरमारा किया था, जिन किसी ने भी जो है ये इस रिलीजियस प्लेस पे तोड़फोड़ करी है, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। जो मंदिर में तोड़फोड़ विवाद में पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है।
इस मामले में पुलिस ने अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में धारा 307 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने 120(b) समेत गंभीर धाराओं में शिकायत दर्ज की है। मंदिर और मजार का विवाद बरसों पुराना है, लेकिन यहां बीते कई सालों से ऐसे उपद्रव की घटनाएं नहीं हुई हैं। सवाल है कि क्या पत्थरबाजी और उपद्रव के जरिए अहमदाबाद का माहौल बिगाड़ने की साजिश तो नहीं थी। उदय रंजन, जी मीडिया, अहमदाबाद। और अहमदाबाद के बाद अब एक ऐसी खबर पर आते हैं जो कल से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। कल आपको जी न्यूज ने ही बताया था कि देश में 1950 से 2015 के दौरान मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी घटी है। इन आंकड़ों ने राजनीतिक माहौल में गर्मी पैदा कर दी है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल मुसलमानों की बढ़ती आबादी के आंकड़ों को सियासी एजेंडा बता रहे हैं, तो बीजेपी ने इसे एक सुनियोजित साजिश करार दिया है। बढ़ती जनसंख्या को गजवाए हिंद की साजिश से जोड़कर बयान दिए जा रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी के बीच एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अब जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी हो गया है। जो रिपोर्ट आया है ये चिंताजनक है, जो अभी पूरे दुनिया में एक साजिश चल रहा है भारत को भी गजवाए हिंद बनाने का। देश में मुसलमानों की बढ़ती आबादी का मुद्दा अब गजवाए हिंद पर आ गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने 167 देशों की स्टडी करने के बाद आबादी के धार्मिक आंकड़े की रिपोर्ट जारी की है। साल 1950 से लेकर 2015 तक की जनसंख्या के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट में पता चला है कि भारत में हिंदुओं की आबादी 6.62% घटी है, तो मुस्लिम 43.15% बढ़े हैं। इन आंकड़ों ने देश में नई बहस छेड़ दी है कि क्या अब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून का वक्त आ गया है। बीजेपी ने हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की आबादी बढ़ने के पीछे 3 कारण गिनाए हैं। बीजेपी नेता मान रहे हैं कि आबादी बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह है घुसपैठ। 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने को भी बीजेपी बड़ी वजह मान रही है। धर्मांतरण को भी बीजेपी ने मुस्लिमों की बढ़ती आबादी के लिए जिम्मेदार माना है। इसमें तो संख्या कन्वर्जन से भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन से भी बढ़ेगी, इन्फिल्ट्रेशन से भी बढ़ेगी। तो मैं अब कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आप कितना बढ़ता हुआ आरक्षण दोगे और किससे काट के दोगे। बहुत साफ है, क्योंकि यहां 3 तरीके हैं जनसंख्या बढ़ाने के: जनसंख्या, घुसपैठ और धर्मांतरण। बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछ लिया है कि क्या मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए जातिगत जनगणना की बात कर रही है कांग्रेस। वहीं कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के आरोपों पर जवाब तो नहीं दिया, उल्टा बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा दिया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति आचार संहिता लगी तो उस समय कौन सी रिपोर्ट्स लेकर आ रही है। उत्तर भारत में बेतहाशा तरीके से आबादी बढ़ी है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ठीक है। तो पहली चीज ये स्थापित हो जाती है कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो ये केवल अलग अलग समुदायों का अलग अलग अनुभव रहा है, इसका हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। वैसे अब तक विपक्ष की ओर से यह नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जाती है कि देश में मुसलमान खतरे में हैं। मुस्लिमों की बढ़ती आबादी से यह नैरेटिव फेल हो गया। विपक्ष की ओर से एक और नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जाती है कि बीजेपी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में है। हिंदुओं की घटती आबादी से यह नैरेटिव भी फेल हो गया। मुस्लिम आबादी के आंकड़ों ने चुनावी मौसम में राजनीति का पारा हाई कर दिया है। ओवैसी जहां रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी इन आंकड़ों को नफरत फैलाने की साजिश करार दे रहे हैं। आबादी को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि हिंदुओं की हिस्सेदारी रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है? किसकी रिपोर्ट है ये? किसकी रिपोर्ट है वो बोलिए पहले आप देखिएगा, जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर पाए। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग भले ही बीजेपी की तरफ से उठाई जाती है, लेकिन देश की तेजी से बढ़ती आबादी पूरे देश के लिए चिंता की बात है।
वैसे भी भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। ये गर्व करने से ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि इसका असर देश की आर्थिक सेहत के साथ साथ विकास के लिए अच्छा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसका संबंध देश के मुसलमानों से है। क्या मुसलमानों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने का अधिकार है? इस सवाल के जवाब में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बेहद अहम टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस्लाम मानने वाला व्यक्ति लिव इन में नहीं रह सकता, खासकर तब जब वो पहले से शादीशुदा हो और उसकी पत्नी जिंदा हो तो उसे लिव इन में रहने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम धर्म और रीति रिवाज में लिव इन की इजाजत नहीं है। दरअसल एक मुस्लिम युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसके खिलाफ अपहरण का मामला खारिज किया जाए। वो मुस्लिम युवक एक हिंदू महिला के साथ रहता है। मुस्लिम युवक की पत्नी पहले से मौजूद है और उसकी 5 साल की एक बेटी भी है। इस्लाम को मानने वाला जो भी मुसलमान होता है वो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता है, ऐसा की टिप्पणी की गई है। माननीय उच्च न्यायालय का में ये कहना है कि इस्लाम में चूंकि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप किसी अन्य महिला के साथ जिसके साथ आपकी शादी नहीं हो सकती, जो कि हिंदू है, आप उस महिला के साथ नहीं रह सकते। आप अपना एक बसा बसाया घर जो है आप उसको खराब करके कि समाज में एक कुरीति को जन्म नहीं दे सकते। माननीय उच्च न्यायालय का यही कहना है कि अगर इस ऐसे ही लोगों को मतलब प्रोत्साहन दिया गया, अगर रिटें ऐसी अलाउ की गई तो समाज में ऐसे ही मतलब पिटिशंस की या ऐसे ही प्रोटेक्शन लेने वालों की बाढ़ आ जाएगी। और आज मैं आपको कश्मीर की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जो देश के हर मतदाता के अंदर उत्साह भर देगी। आपको जानकर खुशी होगी कि कश्मीर के जिस डाउनटाउन इलाके में वहां के नेता चुनावी रैली करने से डरते थे, जहां से सिर्फ पत्थरबाजी की तस्वीरें ही सामने आती थी, जहां करीब 30 साल से कोई चुनावी रैली नहीं हुई, वहां आज चुनावी रैली हुई है। यह रैली महबूबा मुफ्ती ने की है और यहां के लोग वोट करने के लिए किस तरह बेताब हैं, जरा देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। 30 साल बाद डाउनटाउन में हुई चुनावी रैली में बदलाव को लेकर, विकास को लेकर, चुनाव को लेकर और मतदान को लेकर युवाओं का जोश हाई है। देश हित के लिहाज से ये शुभ संकेत है। मुझे लग रहा है बहुत चेंज हुई है, बहुत चेंज हुई है कि आज मतलब लोग कहते हैं, मैं एज अ बीएलओ काम करती हूँ, लोग कहते हैं कि हम वोट डालेंगे क्योंकि हमें बीजेपी हुकूमत ने कुछ नहीं दिया। सबसे अच्छी बात वोट है, वोट अपना कास्ट करना, ये एक राइट है एक इंसान के, एक ह्यूमन के पास एक ही राइट है, एक ही सोर्स है, एक ही साधन है हमारे पास। देखिए एक चुनाव जो होता है ये सही और गलत को सही करने के लिए। पिछले 5 साल से जो भी हमारे यूथ है वो घर पे बैठा है, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, कोई ड्रग्स की ओर जा रहा है। बट अभी लग रहा है कि अभी कुछ हो रहा है हमारे कश्मीर में, जो भी हमारे यूथ घर पे बैठा है उनके लिए कुछ सोचेंगे, तो तभी हमारे जो यूथ है वो घर से बाहर आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो कुछ हमने देखा इन 5-6 सालों में तो जो यूथ है वो पूरा ख़त्म हो गया है। हमें बहुत उम्मीद है वहीद परेज से। 30 साल बाद डाउनटाउन में चुनावी रैली करने का मौका महबूबा मुफ्ती को मिला था, इसलिए उनका गदगद होना स्वाभाविक था। लेकिन हमने देखा कि मीडिया से बात करते करते वो अचानक अपने ही एक सहयोगी पर बरस पड़ी। आखिर क्यों? इसका जवाब अगले 25 सेकंड में है, ध्यान से देखिएगा। वोट डाल के ये बताना है नई दिल्ली को कि जो आपने गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से, नाजायज़ तरीके से जम्मू कश्मीर की स्पेशल पोजीशन को छीना, हमें वो कबूल नहीं है, हम उसके खिलाफ हैं और जदोजहद करते रहेंगे मसले कश्मीर हल के हवाले से भी। और जो 370 आपने खत्म, ये क्या चुप नखस कसा है मेरे साथ, क्या तमीज़ है आपको? तमीज़ ही नहीं है आपको। महबूबा को अक्सर बीजेपी पर इस तरह के गुस्से का इजहार करते देखा जाता है। खैर, श्रीनगर में चुनाव 13 मई को है और महबूबा मुफ्ती को बीजेपी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी कड़ी टक्कर मिल रही है कि वोटिंग जो है बम्पर होगी, क्योंकि इस बार लोग जो है कहीं न कहीं बदलाव देख रहे हैं और उनको समझ आ रहा है कि मत ही एक रास्ता है जिससे वो अपने आप को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। कैमरा पर्सन शफानी के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, खानकाह मोहल्ला, श्रीनगर। और अब आपके लिए एक जरूरी जानकारी देखते हैं जी जानकारी में। कल से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
registration and touristcare.uk.gov.in पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप से भी यह रजिस्ट्रेशन हो सकता है। बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा को मंजूरी नहीं है, आपको रास्ते में रोका जा सकता है। चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालु पहुंचने भी शुरू हो चुके हैं। केदारनाथ धाम मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है। एक और अच्छी खबर यह आई है कि वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में भी, जहां कल बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होंगे, कल ही अक्षय तृतीया भी है, सोना खरीदने का शुभ संयोग भी है, लेकिन इस बार शुभ काम नहीं होंगे। आपको बांके बिहारी के चरण दर्शन पर भी जी जानकारी देते हैं। सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही बिहारी जी के पैरों के दर्शन होते हैं। जो लोग वृंदावन जाने की सोच रहे हैं, उनके लिए प्रशासन ने विशेष गाइडलाइन जारी की है। बुजुर्गों, बीमार, दिव्यांगजनों और छोटे बच्चों को नहीं लाने की अपील प्रशासन ने की है। वृंदावन में बाहरी गाड़ियों की एंट्री भी बंद कर दी गई है। अब आपको अक्षय तृतीया पर भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, जरा ये जी जानकारी भी देखिए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ होता है। कल देश भर में 25 टन सोना बिकने की उम्मीद है। यह पहली बार है कि इस बार अक्षय तृतीया पर शादी का कोई मुहूर्त नहीं है। गृह प्रवेश जैसा कोई शुभ कार्य भी इस बार आप नहीं कर पाएंगे। और आंध्र प्रदेश में 13 मई को लोकसभा चुनाव होने वाला है और इसी के साथ विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। चुनाव आयोग के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी सख्ती से जांच कर रहा है। इस बीच आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। चेकिंग के एक ट्रक से 8 करोड़ रुपए मिले हैं। जिस ट्रक से ये नोट बरामद किए गए, उसमें लोहे के पाइप लदे हुए थे। जांच के दौरान छिपाकर रखी गई 500 के नोटों की गड्डियां पुलिस ने बरामद कर ली हैं। पुलिस ने बस में सवार 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और ट्रक को भी जब्त कर लिया है। चुनाव से पहले इतने नोटों की बरामदगी हुई है। सवाल है कि क्या नोटों के दम पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी? यह डिनर टाइम है। आप में से बहुत सारे लोग खाना खा रहे होंगे, तो खाने के शौकीन लोगों के लिए भी हमारे पास थोड़ी महंगी वाली जानकारी है। हमारे देश में शाकाहारी खाना महंगा हो गया है और मांसाहारी यानी कि नॉनवेज थाली सस्ती हो गई है। क्रिसिल के रोटी राइस रेट इंडेक्स की रिपोर्ट यह कहती है कि पिछले महीने यानी अप्रैल 2024 में वेज थाली 8% महंगी हो गई, जबकि नॉनवेज थाली 4% सस्ती हो गई। हालांकि नॉनवेज थाली में सिर्फ चिकन को शामिल किया गया है, मछली और मटन को शामिल नहीं किया गया। अप्रैल 2023 में एक शाकाहारी थाली 25 रुपए 40 पैसे की थी, जो कि एक साल बाद 2 रुपए बढ़कर 27 रुपए 40 पैसे की हो गई। और इसमें आलू, प्याज, टमाटर, चावल और दाल के दाम बढ़ने की वजह से शाकाहारी थाली महंगी हुई है। और आइए बढ़ते हैं आगे। 24 के चुनाव में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर महाराणा प्रताप का नाम लिया। भाषण में महाराणा प्रताप के मुद्दे का चुनावी मतलब क्या है? क्या सीएम योगी ऐसा करके अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे हैं? मैं राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप को कोटि कोटि नमन करता हूं। एक ही परिवार के लोग 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। ये लखनऊ वाले और दिल्ली वालों ने मिलकर के जो झूठे आपको वादे किए हैं, मनोबल भारत का था एकदम 0/0 होगा इनका। आज महाराणा प्रताप की जयंती है और इस खास मौके पर योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले महाराणा प्रताप को नमन किया, उनका नाम लिया और इसके बाद विरोधियों की बखिया उधेड़ी। यूपी की खीरी लोकसभा सीट पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत महाराणा प्रताप के नाम से की। इसका मतलब आने वाले 4 चरणों की 54 सीटों में छिपा हुआ है। यूपी में राजपूत वोटर्स 1-2 नहीं, करीब 20 सीटों के नतीजों को प्रभावित करते हैं। इसके साथ योगी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी टारगेट किया। अखिलेश यादव के परिवार के 5 सदस्य 24 का चुनाव लड़ रहे हैं और हजारों लोगों के सामने सीएम योगी ने इन 5 का चुनावी नतीजा सामने रख दिया। मैं राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप को कोटि कोटि नमन करता हूं। यूपी की खीरी लोकसभा सीट पर योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप का नाम लेकर भाषण की शुरुआत की। यूपी की करीब 1/4 सीटों पर राजपूत वोटरों का प्रभाव है, इसलिए चुनाव में महाराणा प्रताप का नाम चल रहा है।
राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप का जीवन इस बात का प्रतीक है। महाराणा प्रताप के पावन जयंती के अवसर पर भी मैं राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप को कोटि कोटि नमन करता हूं। योगी के बयान की एक और वजह है, 5 मई को यूपी के मैनपुरी में महाराणा प्रताप के अपमान का मामला सामने आया। दावा है कि अखिलेश यादव के रोड शो के बाद एसपी समर्थक महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़ गए। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई। अब चौथे चरण के चुनाव से पहले महाराणा प्रताप पर सियासत गर्म है और इसकी वजह है यूपी में राजपूत वोटरों का असर। यूपी की 80 सीटों पर कुल राजपूत वोटर 10 से 13% तक हैं। करीब 20 लोकसभा सीटों पर राजपूत वोटर नतीजों पर प्रभाव रखते हैं। इस समय यूपी की 26 सीटों पर लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आने वाले चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण में 54 सीटों पर मतदान होगा और इन सीटों पर भी करीब 8 से 10% राजपूत वोटर हैं। यूपी के राजपूत वोटरों ने पिछले लोकसभा चुनाव में अपना एकमुश्त वोट बीजेपी को दिया था और योगी इन वोटरों को अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 89% से ज्यादा राजपूत वोटरों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। बाकी बचे वोटरों ने कांग्रेस और महागठबंधन के पक्ष में मतदान किया था। महाराणा प्रताप के नाम पर समाजवादी पार्टी को टारगेट करने के बाद सीएम योगी ने अखिलेश को निशाने पर लिया। समाजवादी पार्टी के टिकट पर अखिलेश यादव परिवार के 5 सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और आज योगी ने इन 5 सीटों के नतीजों की भविष्यवाणी कर दी। समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के लोग 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 3 के चुनाव संपन्न हो गए, तीनों के तीनों भाजपा की झोली में जाएंगे। चौथे चरण में कन्नौज में भी चुनाव होने जा रहा, वही भाजपा के झोली में जाएगा और 6ठे चरण में आजमगढ़ में होगा, वो भी भाजपा की झोली में जाएगा। एकदम 0/0 होगा इनका, खाता ही नहीं खुलने देंगे। योगी ने खीरी में अखिलेश एंड फैमिली का चुनावी स्कोर बताया तो इसका जवाब शाहजहांपुर से आया। योगी आदित्यनाथ के चैलेंज का जवाब अखिलेश ने अपने चुनावी स्टाइल में दिया। अखिलेश ने योगी का नाम लिए बिना ही अपने टारगेट पर लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का दावा है कि पहले 3 चरणों में इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। ये लखनऊ वाले और दिल्ली वालों ने मिलकर के जो झूठी बातें की हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता ने समर्थन देकर के सबसे ज्यादा सीटें अगर कोई जीतने जा रहा है 3 चरणों में, तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। 7 चरणों के चुनावी रण में कौन जीता और कौन हारा, इसका फैसला 4 जून को होगा। तब तक सभी पार्टियां जनता की अदालत में अपने अपने दावे कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश की खबरों के बीच आज की बड़ी इंटरनेशनल न्यूज भी आप जानिए। चीन की सीमा के करीब अमेरिका और फिलीपींस की सेना युद्ध अभ्यास कर रही है। पिछले 18 दिनों से यह मिलिट्री एक्सरसाइज जारी है और उसकी सबसे धमाकेदार तस्वीर इस वक्त सामने आई है। जरा देखिए। तो अमेरिका और फिलीपींस के 17,000 सैनिकों ने मिलकर दुश्मन के जहाज को डुबोने की इसी तरह से प्रैक्टिस की जैसी तस्वीरें आपने देखी। इन दोनों देशों का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, यानी यह तैयारी चीन के खिलाफ चल रही है। एक साथ कई मिसाइलें और तोपखाने का इस्तेमाल करके समंदर में चीन को मात देने का एक प्लान बनाया गया है। इसमें तैयारी के साथ लोकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह मिलिट्री ड्रिल फिलीपींस की सीमा के करीब समंदर में हुई और इसके ठीक सामने चीन का इलाका लगता है। अमेरिका और फिलीपींस ने मिलकर हमला किया और वीडियो जारी करके दुनिया को दिखा दिया कि अगर युद्ध हुआ तो वो चीन के खिलाफ किस तरह से हमला करेंगे।
पहले आसमान में मिसाइल हमला हुआ, फिर युद्धपोत से मिसाइल अटैक किया गया, आखिर में तोपखाने ने सटीक आक्रमण किया। 3 हमले में ही जिनपिंग का जहाज डूबकर समंदर के पाताल लोक में पहुंचा। अमेरिका और फिलीपींस ने ज्वाइंट अटैक करके दुश्मन जहाज को डुबाने की प्रैक्टिस की। ये युद्धाभ्यास चीन को निशाने पर रखकर किया जा रहा है, यानी भविष्य में कभी चीन पर हमला करके उसका जहाज डुबाने की कोशिश हुई तो वो बिल्कुल इसी तरह से होगी। ऐसे हमलों की शुरुआत कैसे होगी, पहले ये समझिए। सबसे पहले फिलीपींस की एयरफोर्स का एक लड़ाकू विमान आसमान में पहुंचा और उसने दूर से ही एक एंटीशिप मिसाइल को लॉन्च कर दिया। ऐसे मिसाइलें समंदर की लहरों के करीब उड़ान भरती हैं और तेज रफ्तार से उड़कर टारगेट जहाज के करीब पहुंच जाती हैं। इस मिशन में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यहाँ डमी टारगेट का इस्तेमाल हुआ, पर असली लक्ष्य भी होता तो उसे बचने का मौका नहीं मिलता। ये डमी टारगेट एक रिटायर हो चुका जहाज है और इसे समंदर के जिस इलाके में पानी में डुबोया गया वो चीन सीमा के ठीक सामने मौजूद है। फिलीपींस की नौसेना ने यह मिसाइल लॉन्च करके रिकॉर्ड बना दिया है और इस रिकॉर्ड को खुद जिनपिंग भी बैठकर देख रहे होंगे। दावा है कि फिलीपींस ने पहली बार एंटीशिप मिसाइल से हमला किया है। एंटीशिप मिसाइल हमला समंदर में दुश्मन युद्धपोत को डुबाने के लिए किया जाता है, यानी फिलीपींस के पास अब अपने दुश्मन चीन के युद्धपोत पर घातक हमला करने की क्षमता आ गई है। कुल मिलाकर ये मैसेज सीधे चीन के लिए है। दक्षिण चीन सागर से लेकर ताइवान की समुद्री सीमा तक चीन के वॉरशिप को इसी तरह से टारगेट किया जा सकता है। और अब आपके लिए एक और रोचक जानकारी। हमारे देश में मिलेनियर्स यानी कि लखपतियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में अब 30,700 मिलेनियर्स हो गए हैं, जबकि मुंबई में 58,800। न्यू वर्ल्ड वेल्थ और हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल के दौरान मिलेनियर्स की लिस्ट में दिल्ली के अंदर 95% का इजाफा हुआ है और मुंबई में 82% इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा मिलेनियर्स के मामले में पूरी दुनिया में अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर नंबर 1 पर है। यहां 3,49,500 मिलेनियर्स रहते हैं। आपको यह भी बता दें कि इस रिपोर्ट में उन्हें मिलेनियर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है जिनकी संपत्ति $10 लाख से ज्यादा है, यानी भारतीय रुपए में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा। हमारे लिए तो यह करोड़पति वाली लिस्ट हो गई एक तरह से।